हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हम कर रहे हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज और ये है मार्क्स बूस्टर सीरीज का ग्रामर कैप्सूल। जैसा पहले अनाउंस किया गया था, इसमें हम ग्रामर के मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपको इसमें एरर के भी सवाल मिलेंगे, फिलर्स भी मिलेंगे, इंप्रूवमेंट्स भी मिलेंगे और कुछ नए सवाल भी मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखना है। कमेंट में अपने मार्क्स जरूर कमेंट कर देना है वीडियो खत्म होने के बाद। एंड अभी आप फिलहाल अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें और मेरे साथ साथ ये सारे का सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं स्ट्रेट अवे आ रहा हूं बिना समय गवाए। ये एरर का सवाल है। लिखा है द बोर्ड वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन दैट द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग वॉज नॉट ओनली इनसफिशिएंट फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिव्यू बट ऑल्सो इनरिलायबल इन इट्स क्रेडिबिलिटी ड्यू टू सेवरल एनोमली दैट हैड गॉन अननोटिस्ड इन द बाय द ऑडिटिंग टीम इटसेल्फ। लिखा है कि बोर्ड जो था ना, वो यूनानिमस था। यूनानिमस का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों का एक ही ओपिनियन हो तो उसको यूनानिमस कहा जाता है। तो बोर्ड जो था वो यूनानिमस था, किसमें? अपने ओपिनियन में। क्या ओपिनियन था उसका? कि जो डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है मीटिंग में, द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग वाज नॉट ओनली इनसफिशिएंट, वो केवल इनसफिशिएंट नहीं है स्ट्रेटेजिक रिव्यू के मद्देनजर, बल्कि अनरिलायबल भी है। मतलब एक तो डेटा कम है और उसके ऊपर से ऐसा डेटा है जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप भरोसा भी नहीं कर सकते, आप रिलाई भी नहीं कर सकते। क्यों? आगे रीजन बताया गया है। क्योंकि उसमें कुछ एनोमली है। एनोमली का मतलब होता है असमानता। उसमें कुछ असमानता है दैट हैड गॉन अननोटिस्ड बाय द ऑडिटिंग टीम इटसेल्फ, जिसे ऑडिटिंग की जो टीम थी वो भी नहीं पकड़ पाई और उनके अंदर से भी ये अननोटिस्ड निकल गया। ठीक है, ये उसका पूरा का हिंदी था। हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में एरर बताइए। अब देखिए, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये काफी लंबा सेंटेंस है। तो हाँ, अगर हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं डायसेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, ये चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में बोल रहा हूं। आंसर के पीछे मत जाइएगा। आंसर क्या है वो तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बता सकता था। ये आंसर के लिए नहीं बना रहा मैं वीडियो। मैं ये बना रहा हूं कि आंसर तक हम पहुंचे कैसे, क्या क्या रूल्स इसमें अप्लाई हुए हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान आपको एग्जाम के टाइम पर रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आप वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे हड़बड़ी में केवल आंसर्स मत चेक करते जाना। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपको आता भी है तो कुछ नया ही सीखोगे। देखो क्या लिखा है कि द बोर्ड वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। अगर हम इसको डायसेक्ट करें तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बोर्ड, ये एक लिंकिंग वर्ब है और ये इसका एडजेक्टिव है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कि बोर्ड कैसा था? बोर्ड यूनानिमस था। किसके डिसीजन में? इन इट्स ओपिनियन। अब देखो, एक एरर ना एग्जाम में यहां से भी बन सकता था कि यहां पे इट्स के जगह पे देयर कर देता। हम किसके ओपिनियन की बात कर रहे थे? बोर्ड के ओपिनियन की बात कर रहे थे। बोर्ड सिंगुलर था, हाँ जी सिंगुलर था। तो अगर यहां देयर देता तो ये एरर होता कि नहीं? 100% एरर होता। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप अगर वर्ब को अलाइन कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ, तो आप प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को भी अलाइन करोगे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो क्या लिखा है? द बोर्ड वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। क्या ओपिनियन था? दैट, यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट है। द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। लिखा है द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। दो चीजें समझाना चाह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ऐसा सवाल इस बार एग्जाम में पूछा गया और स्टूडेंट्स हायताबा मचा रहे थे कि नया है नया है नया है। नया कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आपको 2000 दफा मैंने वीडियो में बताई है, बस आपको आंसर तक पहुंचना होता है, इसलिए आपने कभी सुना ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। लिखा था द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। ये डेटा क्या है? ये डेटा यहां का सब्जेक्ट है। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डेटा एक्चुअली डेटम का प्लूरल होता है। ये डेटम जो है ये सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल होता है डेटा। लेकिन ये ना एक ऑब्सोलीट इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है, अब जो मॉडर्न सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसमें डेटा को सिंगुलर भी मानता है और डेटा को प्लूरल भी मानता है। तो ये जो हम लोगों ने पुरानी किताबों में ऐसा देखा है कि डेटम सिंगुलर होता है और डेटा उसका प्लूरल होता है, ये चीजें अब फॉलो नहीं की जाती। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि डेटा देख के ये अंदाजा मत लगा लेना कि ये प्लूरल ही होगा। वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मोर ऑफन देन नॉट आजकल इसको सिंगुलर जैसा यूज किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि इसको सिंगुलर जैसा यूज किया गया। मैं प्रूव कर दूंगा आगे। मैं समझाना क्या चाह रहा था कि ये जो प्रेजेंटेड एट द मीटिंग है, ये वाला कौन से टाइप का फ्रेज है? अब एग्जाम में भी हाल में आपको पता है, प्री में ऐसा पूछा गया कि ये कौन से किस्म का फ्रेज है। तो इसमें परेशान नहीं होना, ये बातें मैंने आपको कई दफा बताई है। देखो, प्रेजेंटेड एट द मीटिंग क्या हो सकता है, सोचो खुद से। एक तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना? वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसका मतलब अंदाजा लग रहा है कि ये पार्टिसिपल होगा। अच्छा, अगर ये पार्टिसिपल होगा तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब या पूरे सेंटेंस को किसी भी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए आएगा। अगर ये वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करे तो हम उसको पार्टिसिपल एडवर्ब बोलते हैं, है ना? एडवर्बियल पार्टिसिपल रादर कहा जाता है। तो यहां पे क्या है, ये
बेसिकली क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको ये चेक करना है। तो क्या लिखा हुआ था, द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। मैं कह रहा हूं डेटा सफिशिएंट नहीं है। आपने पूछा कौन सा डेटा, मैंने बोला वो डेटा जो प्रेजेंट किया गया है मीटिंग में, वो डेटा जो प्रेजेंट किया गया है मीटिंग में, जिसका मतलब है ये जो डेटा है हम इसी की क्वालिटी बता रहे हैं ना, कि वो डेटा जो कि मीटिंग में प्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ये जो प्रेजेंटेड एट द मीटिंग है ये डेटा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि V3 से स्टार्ट है, तो हम इसे पार्टिसिपल फ्रेज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्लॉज नहीं सॉरी फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर एग्जाम में उठा के दे दे तो ये मत बोला सर नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया, नया कुछ नहीं है भाई। हर सवाल में मैं आपको डायसेक्ट करके बताता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। खाली ध्यान से सुनते रहो, सारी चीजें बताई जाती हैं वीडियो में, और मैं ही नहीं, सारे टीचर्स बताते हैं। आइए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, द बोर्ड वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन दैट द डेटा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट था, प्रेजेंटेड एट द मीटिंग, ये वाला पार्टिसिपल फ्रेज है जो डेटा के लिए आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, वॉज नॉट ओनली इनसफिशिएंट। अच्छा, डेटा यहां पे सिंगुलर था, उसी के लिए यहां पे वॉज यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ये वाला सिंगुलर काउंट कर रहे थे इसलिए यहां पे वॉज यूज किया गया। आगे लिखा हुआ है वॉज नॉट ओनली इनसफिशिएंट। अच्छा, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, तो देखो यहां पे नॉट ओनली लिखा हुआ था तो यहां पे बट ऑल्सो लिखा हुआ था। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है हम एक और चीज चेक करते हैं कि पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। पैरेललिज्म क्या कहता है, ये दोनों हमेशा बराबर चीजों को जोड़ेंगी। तो देखना, इनसफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, अनरिलायबल एक एडजेक्टिव है, तो क्या ये दोनों बराबर की चीजों को जोड़ रही है? 100% दोनों एडजेक्टिव को जोड़ रही है, एक एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब यह है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाई करते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा मैंने एडजेक्टिव कैसे लिख दिया, तो सुन लो, वो भी बता देता हूं, बहुत बार बताया, फिर से सुनो। कोई भी चीज नाउन है, एडजेक्टिव है, ये कैसे पता चलता है? बहुत आसान। देखो, अगर आपको नाउन पता करना है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, पर मोर ऑफन देन नॉट आप उसके आगे जब हिज, माय, योर ये चीजें लगाओगे ना, तो उसका बिल्कुल लॉजिक बनेगा, बिल्कुल सीक्वेंस बनेगा, सेंस बनेगा, तो समझ जाना वो वाला नाउन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड एक नाउन था, आप लगा के देख लो, माई बोर्ड, योर बोर्ड, हिज बोर्ड, बनता है ना, इसका मतलब ये नाउन है। ये हर जगह फॉलो नहीं होगा पर मैक्सिमम जगह फॉलो होगा। अगला, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव को लेकर कंफ्यूजन हो तो केवल दो वर्ड का एक फ्रेज बना लो, जैसे कि इनसफिशिएंट लिखा हुआ है, हम सब यूज करते हैं ना, अब मेरे फोन में इनसफिशिएंट बैलेंस है, आपको मैसेज आता होगा योर फोन हैज इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना। इनसफिशिएंट बैलेंस, बैलेंस क्या है? नाउन है। कैसे? माई नाउन, सॉरी माई बैलेंस, योर बैलेंस, हिज बैलेंस बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब ये वाला नाउन है। अच्छा, ये नाउन अगर मैं बोलूं इनसफिशिएंट क्या है, तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो ये वाला एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? 100% एडजेक्टिव होगा। अच्छा, अनरिलायबल, आपने सुना होगा ही इज एन अनरिलायबल पर्सन, इसके ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते, तो पर्सन नाउन था, अनरिलायबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं, एडजेक्टिव पकड़ते कैसे हैं, बहुत आसान है, नाउन लगा के देख लो, बन गया तो ठीक है, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव था। अभी तक हमें कहीं पे कोई एरर नहीं मिला, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे, फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिव्यू, फॉर क्या था? एक प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट आया था रिव्यू, इन इट्स क्रेडिबिलिटी। अच्छा, यहां पे इट्स किसके लिए यूज किया गया? फिर से आपसे सवाल है, लिखा है वॉज नॉट ओनली इनसफिशिएंट फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिव्यू बट ऑल्सो रिलायबल इन इट्स क्रेडिबिलिटी। उसके क्रेडिबिलिटी किसके लिए यूज किया जा रहा है कि आप किसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? डेटा के ऊपर। तो देखो, डेटा यहां भी सिंगुलर था तो वॉज यूज किया, यहां सिंगुलर था तो इट्स यूज किया। समझ पा रहे हो? अगर ये प्लूरल होता तो फिर हमें वॉज को भी चेंज करना पड़ता और इट्स को भी चेंज करना पड़ता। ठीक है, यहां तक हमने तोड़ लिया, आगे बढ़ेंगे। अब रीजन बताया जा रहा है, ड्यू टू, क्या हो रहा है? ड्यू टू सेवरल एनोमली, क्योंकि इसमें कुछ असमानताएं हैं, कुछ गलतियां हैं, दैट हैड गॉन अननोटिस्ड बाय द ऑडिटिंग टीम इटसेल्फ। अब फिर से अगर मैं बोलूं कि ये एक रिलेटिव क्लॉज है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने पढ़ा है रिलेटिव क्लॉज किसे कहता है? जो हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव क्लॉजेस से स्टार्ट हो, है ना, विच, दैट जैसे रिलेटिव क्लॉजेस से स्टार्ट हो, और उसका काम ये होता है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं कह रहा था कि उसने कुछ असमानताएं थी जिसकी वजह से अनरिलायबल था। कैसी असमानताएं थी इसमें? वैसी असमानताएं जो कि ऑडिट टीम भी नहीं पकड़ पाई। इसका मतलब ये जो दैट हैड गॉन अननोटिस्ड बाय द ऑडिटिंग टीम इटसेल्फ लिखा हुआ था, ये एनोमली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। क्या ये चीज आपको समझ में आई है? अब देखो, मैंने इतना खोलकर क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि एक तो क्वेश्चन लंबा है, और दूसरा हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम क्यों रखते हैं हमेशा क्यूइंग के सीरीज में, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल सके और एक क्वेश्चन के थ्रू कम से कम 5 रूल आपके रिवाइज हो सके।
जैसे मैंने यहाँ पे आपके 5 रूल रिवाइज कराए, और इस पूरी सीरीज का मकसद ये है कि जितने ज्यादा रूल्स रिवाइज हो पाए। पर मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले लूं बच्चों वाला, दैट डजंट मेक सेंस फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है, मैं टफ क्वेश्चन लूंगा जो चैलेंज करेगा आपको, बाकी उसको जितना तोड़ के समझाना है वो मैं करूंगा, उसी के लिए मैं हूं। ठीक है, आइए, हमने पूरी चीजें देख ली, अलग अलग कर लिया। अब देखते हैं एरर कहां पर है। लिखा है द बोर्ड वॉज यूनानिमस, बोर्ड सिंगुलर था, वॉज सही था, यहाँ कोई एरर नहीं है। इन इट्स ओपिनियन, बोर्ड के लिए इट्स आया था, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। दैट द डेटा प्रेजेंटेड एट द मीटिंग, डेटा विच वॉज प्रेजेंटेड वाला सेंस है, तो बिल्कुल सही है ये वाला भी। वॉज नॉट ओनली इनसफिशिएंट, अभी समझाया कि डेटा सिंगुलर मानकर यहाँ पे वॉज लिखा गया, नॉट ओनली के बाद इनसफिशिएंट एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिव्यू बट ऑल्सो इनरिलायबल, बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। इन इट्स क्रेडिबिलिटी, इट्स डेटा के लिए आ रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ड्यू टू सेवरल एनोमली, मुझे एरर मिल गया। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अभी बोलूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने पहली बार में शायद नहीं पकड़ा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, सेवरल बॉय होता है या सेवरल बॉयज होता है? सेवरल मतलब क्या होता है? कुछ, तो कुछ लड़का या कुछ लड़के, कैसे यूज करते हैं हम लोग? ऑब्वियसली सेवरल बॉयज होता है। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? सेवरल पीपल, कुछ लोग। जिसका मतलब है हम जब सेवरल किसी चीज के आगे लगा रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ए वो काउंटेबल है और बी वो प्लूरल है, ये मान के चलते हैं। एनिमली सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन अगर इसके आगे सेवरल लगा हुआ है फिर हम इसको सिंगुलर तो नहीं मान सकते। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। होना क्या चाहिए था? एनोमलीज होना चाहिए था। तो सोल्यूशन था ड्यू टू सेवरल एनिमलीज दैट हैड गॉन अननोटिस्ड। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। शी वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड इन इंश्योरिंग एवरीवन एल्सेस कंफर्ट, वो इतनी ज्यादा व्यस्त थी ये निश्चित करने में कि हर कोई कंफर्टेबल रहे, दूसरे व्यक्ति कंफर्टेबल रहे, दैट शी बेयरली रियलाइज्ड शी हैड मिस्ड हर ओन कनेक्टिंग फ्लाइट, कि उसने बहुत मुश्किल से रियलाइज किया कि उसने अपना खुद का कनेक्टिंग फ्लाइट भी छोड़ दिया है। एन आयरनी शी लाफ्ड ऑफ विथ रिमार्केबल कंपोजर लेटर ऑन, एक ऐसी आयरनी जिसके बारे में उस वो मतलब वो बाद में हंस रही थी इसके बारे में, और बहुत कंपोजर के साथ वो इस चीज को हैंडल कर रही थी। ठीक है, आइए अब हम सेंटेंस को डायसेक्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? शी वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड, वो इतनी ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड थी। ठीक है, किसमें? इन इंश्योरिंग, इन एक प्रीपोजिशन है, आपको पता है हर एक प्रीपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है, या तो ये ऑब्जेक्ट एक नाउन या नाउन क्लॉज होगा, या तो एक प्रोनाउन होगा, या बहुत बार एक वर्ब होगा। लेकिन जब ये वर्ब होगा तो हम उसको नॉन फाइनाइट बना देंगे और हम उसको जेरेंड में रखेंगे। ये बात मैंने आपको कई दफा समझाई है। तो यहाँ पे इन इंश्योरिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। किसको इंश्योर करने की बात है? एवरीवन। तो लिखा था शी वाज सो प्रीऑक्यूपाइड इंश्योरिंग एवरीवन एल्सेस कंफर्ट। अब एक रूल और यहां मैं रिवाइज करवा देता हूं। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की बारी आती है, जैसे इसके पहले एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा इसके साथ लगता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउन्स एंड केसेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हम लोग ये कहते हैं ना कि एवरीबॉडी एल्सेस बिजनेस, तो ऐसे नहीं कह सकते कि एवरीबॉडीज एल्स बिजनेस, ये गलत तरीका है कहने का। होना क्या चाहिए? एवरीबॉडी एल्सेस बिजनेस, ये सही तरीका है कहने का। ठीक है, ये रूल भी रिवाइज हो गया। आगे बढ़े यहां से। तो क्या लिखा हुआ था भाई साहब इसमें? शी वॉज सो प्रीऑक्यूपाइड इन इंश्योरिंग एवरीवन एल्सेस कंफर्ट दैट शी बेयरली रियलाइज्ड, कि उसने बहुत मुश्किल से रियलाइज किया। दैट यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, नया क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ, सी सब्जेक्ट है, बेयरली एडवर्ब है, रियलाइज यहां का वर्ब है। क्या रियलाइज किया? दैट, ये दैट अंडरस्टूड है। शी हैड मिस्ड हर ओन कनेक्टिंग फ्लाइट, सी सब्जेक्ट है, यहां पे हैड प्लस V3 यूज किया हुआ है, उसके बाद है उसने अपना हर ओन कनेक्टिंग फ्लाइट। ठीक है, एन आयरनी, ये एक मजाक था। शी लाफ्ड ऑफ, एक आयरनी जिसके बारे में उसने मतलब मजाक में लिया उसे। ठीक है, विथ रिमार्केबल कंपोजर लेटर ऑन। अब 2-3 चीजें यहां पे भी मैं रिवीजन करवा दूं। पहला ये दैट शी बेयरली रियलाइज लिखा हुआ था, शी हैड मिस्ड। अब यहां पे हैड मिस्ड क्यों लिखा हुआ? क्योंकि देखो हैड का इस्तेमाल, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट के सेंस में, पास्ट ऑफ द पास्ट के सेंस में। अब यहां पे 2 चीजें हुई थी, एक तो उसने रियलाइज किया कि फ्लाइट छूट गई, और दूसरा उसकी फ्लाइट एक्चुअली में छूट गई। अब बताओ दोनों में से कौन सा पहले होगा? हम पहले ही रियलाइज कर लेंगे कि मेरी फ्लाइट छूट गई है फ्लाइट निकलने से पहले? नहीं ना, पहले फ्लाइट छूटी होगी, उसके बाद उसने रियलाइज किया। इसका मतलब यहां पे हैड प्लस V3 बिल्कुल जस्टिफाइड है, पास्ट ऑफ द पास्ट है, और यहां पर V2 है। ये रीजन भी समझ में आ गया यहां पे हैड प्लस V3 क्यों लिखा हुआ है। दूसरी चीज, आपने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, लाफ इट ऑफ, या फ्रेज पढ़ा होगा। लाफ इट ऑफ का, लाफ लिख दिया भाई यार, सॉरी। लाफ इट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को मजाक में लेना। जैसे मैं चलते चलते कहीं गिर गया और बाद में मैं उठा और मैंने हंस दिया, सो आई लाफ्ड इट ऑफ। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा हुआ था कि एक आयरनी थी जो उसने
मजाक में लिया और बाद में बहुत कंपोजर के साथ उसको हंसकर उड़ा दिया। आए भाई साहब, हमने सेंटेंस को डायसेक्ट कर लिया। अब हम देख लेते हैं एरर कहां पर है। लिखा है शी, इसके साथ वॉज आएगा, बिल्कुल ठीक है। शी वॉज सो प्रीऑक्यूपाइड इन इंश्योरिंग एवरीवन एल्सेस कंफर्ट। ठीक है, मुझे चूंकि पूरा सेंटेंस बताना, मुझे एरर मिल गया, पर मुझे पूरा सेंटेंस बताने से मैं दोबारा बता रहा हूं। शी वॉज सो प्रीऑक्यूपाइड इन इंश्योरिंग एवरीवन एल्सेस कंफर्ट दैट, सो के साथ दैट लगता है, बिल्कुल ठीक है। शी बेयरली रियलाइज, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे हैड क्यों आया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड आयरनी, शी लाफ्ड ऑफ विथ रिमार्केबल कंपोजर। एरर है ए पार्ट में, जैसा मैंने बोला था कि मिल गया है। एरर ये है, नोट करना अगर नहीं पता है तो। प्री ऑक्यूपाइड अपने साथ इन नहीं लेता, प्री ऑक्यूपाइड अपने साथ विथ लेता है। एरर यह है कि शी वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड विथ इंश्योरिंग एवरीवन एल्सेस कंफर्ट, कि वो इतनी ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड थी दूसरे के कंफर्ट को देखने में। ठीक है, तो सही सोल्यूशन यह है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और प्री ऑक्यूपाइड अपने बाद विथ लेगा, इन नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पर है। द न्यू गाइडलाइंस एम्ड एट रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी अमंग एम्प्लॉइज। जो नया गाइडलाइन है उसका ये एम है कि वो एम्बिग्विटी खत्म करे एम्प्लॉइज के बीच में। एम्बिग्विटी मतलब लोग जो कंफ्यूज्ड है, मीनिंग नहीं समझ पा रहे किसी बात का, उसको खत्म करे एम्प्लॉइज के बीच में। बट एंडेड अप क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन, लेकिन अंततः क्या हुआ कि उसने और ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। एज द क्लॉजेज वर वर्डेड सो वेगली, ये एक एडवांस वर्ड है, वर्ड एक्चुअली नाउन होता है पर उसको वर्ड जैसा यूज किया गया वर्डेड बना के। तो लिखा हुआ है कि क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि क्लॉजेस जो थे वो इतने धुंधले तरीके से, इतने वेगली वर्डेड थे, उनको इस तरीके से लिखा गया था कि क्लैरिटी नहीं आ रही थी, दैट इवन द कंप्लायंस ऑफिसर स्ट्रगल टू इंटरप्रेट इट एक्यूरेटली। वो इतने वेग तरीके से लिखा गया था कि जो कंप्लायंस ऑफिसर्स है ना, वो भी इसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आइए एरर देखते हैं। लिखा हुआ द न्यू गाइडलाइंस, सब्जेक्ट है यहां का एम्ड एट रिड्यूसिंग। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा एम एट डूइंग समथिंग होता है, तो ये एरर तो यहां पे मतलब कोई एरर नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि एम्ड के बाद एट होगा, एट के बाद रिड्यूसिंग होगा। एम्ड एट रिड्यूसिंग व्हाट, एम्बिग्यूटी अमंग एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज थे उनके बीच में। तो क्या लिखा है, द न्यू गाइडलाइंस एम्ड एट रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी अमंग एम्प्लॉइज बट एंडेड अप क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन, लेकिन अंततः क्या हुआ कि और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। अब ध्यान देना, एक वर्ब यहां पर है पास्ट में है, दूसरा वर्ब यहां पर है पास्ट में। ये न्यू गाइडलाइंस के लिए ही बोला जा रहा है कि द न्यू गाइडलाइंस एंडेड अप क्रिएटिंग, तो इसका सब्जेक्ट न्यू गाइडलाइंस है। तो क्या लिखा हुआ था, द न्यू गाइडलाइंस एम्ड एट रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी अमंग एम्प्लॉइज बट एंडेड अप क्रिएटिंग। एंडेड अप एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्वियसली जेरेंड का फॉर्म आएगा, तो यहाँ क्रिएटिंग लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। मोर कंफ्यूजन, उसने और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। एज बिकॉज के सेंस में यूज किया जा रहा है। द क्लॉजेस, सब्जेक्ट है यहाँ का, वर वर्डेड, पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला मुझे पैसिव वॉइस है, लिखा हुआ था वर वर्डेड, मतलब बी प्लस वी थ्री, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। तो लिखा है द क्लॉजेस वर वर्डेड सो वेगली दैट, सो के बाद दैट लगा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो क्लॉजेस थे वो इस तरीके से वर्डेड थे कि वो इतने वेगली लिखे हुए थे, सो वेगली दैट इवन द कंप्लायंस ऑफिसर्स, की जो कंप्लायंस ऑफिसर्स थे, सब्जेक्ट है यहां का कंप्लायंस ऑफिसर्स, स्ट्रगल्ड वर्ब है यहां का, क्या करने में स्ट्रगल कर रहे थे, टू इंटरप्रेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, स्ट्रगल टू इंटरप्रेट एक इंफिनिटिव का फॉर्म है, इट एक्यूरेटली, इंटरप्रेट इट एक्यूरेटली, ये क्या है, एडवर्ब है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, लिखा है कि टू इंटरप्रेट इट एक्यूरेटली, ये इट किसके लिए आ रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि हमने शुरुआत से चेक कर लिया, यहां तो कोई एरर नहीं था। अब या तो नो एरर है या तो इट वर्ड गलत है। ये इट जो लिखा हुआ था ये किसके लिए आ रहा था, फिर से पढ़ो सेंटेंस को, कि कंप्लायंस ऑफिसर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने में, इसे किसे, क्लॉजेस को, क्योंकि क्लॉजेस के बारे में ही तो बोला जा रहा है कि क्लॉजेस को इस तरीके से वर्ड किया गया था, क्लॉजेस को इस तरीके से लिखा गया था, इतने वेगली लिखा गया था कि कंप्लायंस ऑफिसर्स जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने में। तो लिखा हुआ है एज द क्लॉजेस वर वर्डेड सो वेगली दैट इवन द कंप्लायंस ऑफिसर स्ट्रगल टू इंटरप्रेट इट एक्यूरेटली। अब ये जो इट आया इसका मतलब क्लॉजेस के लिए आया है। अच्छा, क्लॉजेस को अगर इंटरप्रेट करने की बात कर रहे हैं तो क्लॉजेस तो भाई साहब प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। तो जो वर्ब हम लोग इसके लिए जो प्रोनाउन हम लोग इसके लिए यूज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या हम प्लूरल यूज कर रहे हैं इट में, नहीं ना, क्या होना चाहिए था, देम।
तो एरर है ऑप्शन नंबर सी में, यहां इट नहीं होगा, इसके जगह पे देम होना चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। लिखा है नीदर ऑफ द टू प्रपोजल्स वाज फाउंड प्रैक्टिकल इनफ। लिखा है कि जो दोनों प्रपोजल्स थे ना, आपको पता है कि हम लोग दो के लिए नीदर यूज करते हैं या फिर इधर यूज करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। दो से ज्यादा होगा तो हम प्रीफर करते हैं एनी और नन को। तो लिखा था आइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स, यहां पे टू प्रपोजल्स क्लियरली बता दिया गया है। अच्छा, हम लोगों ने ये रूल भी पढ़ा है कि इसके बाद अगर हम ऑफ लगाएंगे तो आगे का नाउन प्लूरल होगा और इसके बाद का वर्ब सिंगुलर होगा, पढ़ा है ना। तो लिखा है कि नीदर ऑफ द टू प्रपोजल्स, नाउन यहां का क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वर्ब क्या है यहां का, सिंगुलर है। लिखा है वॉज फाउंड, वॉज क्या था, बी का फॉर्म था, और उसके बाद फाउंड लिखा हुआ था, ये क्या था, वर्ब का तीसरा फॉर्म था। इसका मतलब ये है कि ये वाला कौन से वॉइस में है, ये वाला पैसिव वॉइस में है ना। तो लिखा है कि नीदर ऑफ द टू प्रपोजल्स वाज फाउंड टू बी प्रैक्टिकल इनफ, दोनों में से कोई भी प्रपोजल ऐसा नहीं था जो बहुत प्रैक्टिकल कहा जा सकता है। यहां हमें कोई एरर नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे। टू एड्रेस द सिस्टमेटिक फ्लॉज, किसके लिए इनफ नहीं था, इतना प्रैक्टिकल नहीं था कि वो एड्रेस कर पाए सिस्टम के फ्लॉज को। तो टू एड्रेस 2+V1 है, कोई एरर नहीं है। द सिस्टमेटिक फ्लॉज, जो सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उसे, दैट हैड हाईलाइटेड इन द प्रीवियस ऑडिट। हम कौन से सिस्टमेटिक फ्लॉज को बात कर रहे हैं, जो सिस्टमेटिक फ्लॉज हाईलाइट किए गए थे, जो सिस्टमेटिक फ्लॉज हाईलाइट किए गए थे पुराने ऑडिट में। क्या आपको यह दिख रहा है कि यहां ये दैट से स्टार्ट है? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है तो क्या मैं गलत बोलूंगा? मैं गलत तो नहीं बोल रहा अगर मैं कह रहा हूं ये रिलेटिव क्लॉज है। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो ये फ्लॉज के लिए आ रहा होगा। कि हम कह रहे हैं कि दोनों प्रपोजल जो है ना, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि वो सिस्टमेटिक फ्लॉज को एड्रेस कर पाए। कौन से सिस्टमेटिक फ्लॉज को, जो हाईलाइट किए गए थे पुराने वाले ऑडिट में। इसका मतलब ये वाला रिलेटिव क्लॉज है जो किसके लिए आ रहा है, फ्लॉज के लिए आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ेंगे। दो बोथ वर हेल्ड, जबकि कंजंक्शन है, बोथ यहां का सब्जेक्ट है, उसके लिए वर आया है, वर के बाद V3 है, पैसिव वॉइस है। बोथ वर हेल्ड, दोनों को यह माना गया था कि दोनों के दोनों प्रोग्रेसिव है, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा शुरू। तो क्या बोला गया था, दोनों जो प्रपोजल्स हैं वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है कि वो सिस्टम की गलतियों को निकाल पाए। कौन सी गलतियों को, जो पुराने ऑडिट में हाईलाइट हुआ था। जबकि दोनों के बारे में यह कहा गया था मीडिया के द्वारा कि ये बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है, ये बहुत अच्छी मतलब ये सोल्यूशन है। आई, अब देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। दो बोथ वर हेल्ड एज प्रोग्रेसिव बाय द मीडिया इनिशियली, हमने देख लिया इसमें कहीं कोई एरर नहीं था। नीदर ऑफ द टू प्रपोजल, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, यहां पे भी कोई एरर नहीं। अच्छा, यहां पे एक प्रैक्टिकल इनफ लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद अगर आप इनफ लिखते हो तो इसके बाद आएगा, और अगर नाउन के साथ आप इनफ लिखते हो तो इसके पहले आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको यूज करें एडजेक्टिव के साथ तो हम कहते हैं रिच इनफ, एडवर्ब के साथ फास्ट इनफ, नाउन के साथ इनफ फूड, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ आएगा और इनफ नाउन के पहले आता है। यहां पे प्रैक्टिकल एडजेक्टिव था, इसकी वजह से इनफ बाद में आया था। यहां पे भी कोई एरर नहीं था। टू एड्रेस द सिस्टमेटिक फ्लॉज, यहां पे भी कोई एरर नहीं था। अब या तो एरर इसी रिलेटिव क्लॉज में कहीं पर है या तो कोई एरर नहीं है। बहुत गंदा हो गया, मैं क्लीन कर रहा हूं इसको। अब देख लो इसमें एरर है एक्चुअली कहां पर, ध्यान देना। लिखा है फ्लॉज दैट हैड हाईलाइटेड, लिखा है कि दोनों में से कोई भी प्रपोजल जो है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि वो सिस्टमेटिक फ्लॉज को एड्रेस कर पाए, ठीक है। कौन से फ्लॉज को, जिन्हें हाईलाइट किया गया है प्रीवियस ऑडिट में। अच्छा, जिन्हें हाईलाइट किया गया है, इसका मतलब गलतियों ने किसी को हाईलाइट किया है या गलतियों को हाईलाइट किया गया है, ये यहां का सब्जेक्ट है, राइट। अब सोचो, ये जो फ्लॉज सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या इसके ऊपर काम किया जा रहा है? ये हाईलाइट करने का जो काम है, गलती किसी को हाईलाइट करेगा या गलतियों को हाईलाइट किया जाएगा? ऑब्वियसली गलतियों को हाईलाइट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होना चाहिए हाईलाइट का, डूअर ऑफ द एक्शन। अच्छा, अगर ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है फिर ये कौन सा वॉइस होना चाहिए, पैसिव वॉइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैसिव वॉइस क्या कहता है कि जब भी वर्ब लिखोगे तो हमेशा उसके पहले बी लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब है B+V3 को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यहां कहां B+V3 है? गलत है या नहीं है? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। होना क्या चाहिए, दैट हैड बिन हाईलाइटेड। बोलो क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
लिखा है द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूटेड टू कॉमेंट ऑन द एलिगेशन। जो स्पोक्स पर्सन था उन्होंने रिफ्यूट किया कि वो कॉमेंट करेंगे किसी एलिगेशन पे। असर्टिंग दैट द मैटर वॉज सब जुडिस, ये कहते हुए कि जो मैटर है वो कोर्ट में है, एंड हेंस बियॉन्ड पब्लिक डिस्कशन, और इसलिए ये पब्लिक डिस्कशन के परे है, पब्लिक इसके ऊपर क्लियरली खुल के डिस्कशन नहीं कर सकती। इवन दो जर्नलिस्ट केप्ट प्रेसिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, जबकि जो जर्नलिस्ट थे वो बार बार क्लैरिफिकेशंस के बारे में कह रहे थे, क्लैरिफिकेशंस मांग रहे थे। आइए एरर देखते हैं। लिखा है द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूटेड टू कॉमेंट। एक वर्ड होता है रिफ्यूट और एक वर्ड होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और रिफ्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। लिखा है कि स्पोक्स पर्सन ने गलत साबित किया कमेंट करने से एलिगेशन के ऊपर, असर्टिंग दैट, ये कहते हुए, दैट द मैटर वाज सब जुडिस। मैटर यहां का सब्जेक्ट था, वाज इसके लिए लिंकिंग वर्ब था, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, कि मैटर जो है वो कोर्ट में, सब जुडिस का मतलब होता है कोर्ट के परव्यू में है भी, एंड हेंस, और इसलिए, बियॉन्ड पब्लिक डिस्कशन, और इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ये असर्टिंग जो है ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, और ये पूरा का पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि रीजन बता रहा है कि उसने कमेंट करने से क्यों मना किया। तो ये एक एडवर्बियल पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो ये वाला जो है हमारा एरर नहीं था, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। आगे बढ़ेंगे। इवन दो, जबकि, जर्नलिस्ट सब्जेक्ट है, केप्ट प्रेसिंग वर्ब है। जर्नलिस्ट जो है वो लगातार इसके बारे में सवाल पूछ रहे थे, किसके लिए, फॉर क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। तो बी और सी हमने चेक कर लिया, कहीं पे कोई एरर नहीं है। ए में एरर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब जरा ये रिफ्यूज और रिफ्यूट यहां लगा के देखो, क्या लिखा था, द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूटेड टू कॉमेंट। स्पोक्स पर्सन ने गलत साबित किया कमेंट करने से। गलत साबित किया कमेंट करने से, सेंस नहीं बन रहा ना। होना क्या चाहिए कि वो जो स्पोक्स पर्सन था उसने मना किया कमेंट करने से। तो होना क्या चाहिए था कि द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज्ड टू कमेंट ऑन द एलिगेशन, नॉट रिफ्यूटेड। आंसर क्या होगा, रिफ्यूज्ड। ए आंसर है। आई, अभी जो मैंने बोला वो यहां लिखा है। रिफ्यूट और रिफ्यूज में क्या डिफरेंस है। रिफ्यूट का मतलब होता है टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और थियरी इज रॉन्ग और फॉल्स। ये प्रूव करना कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जैसे कि आप आमतौर पर एलिगेशंस को रिफ्यूट करते हो, आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करते हो, क्लेम को रिफ्यूट करते हो। जैसे द लॉयर रिफ्यूटेड द चार्जेस विथ एविडेंस। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, टू डिक्लाइन टू डू समथिंग, मैं नहीं करूंगा। रिफ्यूज का फॉर्म होता है रिफ्यूज प्लस 2+V1। जैसे आपने देखा यहां पे रिफ्यूज के बाद 2+V1 लिखा हुआ था, है ना। द स्पोक्सपर्सन रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द इशू, जो एग्जांपल अभी हमने यूज किया। तो रिफ्यूट और रिफ्यूज के बीच के डिफरेंस पे, होमोनिम्स पे ये वाला एरर था। बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम कर चुके, आगे बढ़ेंगे। चलो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये मार्क्स बूस्टर सीरीज मेंस के लिए यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज है, पर अगर आप किसी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हो, अभी तक आपने पेड बैच में एनरोल नहीं किया है, आप यू आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल बैच जो कि आपकी हेल्प करे, तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हो। इसमें लगभग 1200 के आसपास में ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, लगभग 1200 के आसपास में वोकैब के क्वेश्चंस हैं, और 450 से ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मतलब मैं सेट बोल रहा हूँ। ठीक है, लगभग 120-125 के आसपास में खाली क्लोज टेस्ट है। तो काफी लंबी चौड़ी मतलब चीजें इसमें अपलोडेड हैं, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हैं जो अभी अपलोड है नहीं, आगे अपलोड होने वाली हैं। धीरे धीरे करके इस पे चीजें अपलोड हो रही हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है जहां पे मैंने इस बैच में क्या मिलेगा, क्या फीचर्स हैं, वो सब कुछ बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है और आप एनरोल करना चाहते हो तो आप केवल डिस्काउंटेड प्राइस 599 में इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो कोर्स परचेज करने से पहले प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा जिस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताया है। अक्सर क्या होता है कि आप हड़बड़ी में आकर ओवर एक्साइटमेंट में बैच परचेज कर लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए पहले वीडियोस देख लेना। जो वीडियो मैंने बनाई 12-14 मिनट का वीडियो है केवल, आप देख लेना, वो एक बार संतुष्ट हो जाओ कि आप ये बैच परचेज करना चाहते हो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैंने सब कुछ बताया है उसमें। उसके बाद आप कोर्स परचेज करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की फीस केवल 599 है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है केवल 1000 एनरोलमेंट। 1000 एनरोलमेंट अगर हो गए होंगे तो ये आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहां से हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। अभी तक हमने एरर के सवाल किए थे, अब अगले कुछ सवाल हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करने वाले हैं। देखो, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये एरर है या फिर एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। अगर एरर है तो क्या सुधारेंगे, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। लिखा, इफ द प्राइम मिनिस्टर वर एक्सेप्टेड द प्रपोजल लास्ट ईयर। हम पहले देख लो एरर है क्या। यहां पे वर के बाद तो एक्सेप्टेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि पैसिव वॉइस तो नहीं है। लिखा है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर वर एक्सेप्टेड, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट किया जाता प्रपोजल लास्ट ईयर,
कोई सेंस नहीं दे रहा है ये, तो वर के बाद तो V3 नहीं हो सकता, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत है। पर अगर हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि इफ द प्राइम मिनिस्टर वर एक्सेप्टेड द प्रपोजल लास्ट ईयर, अगर प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता, द नेशन वुड बी विटनेसिंग अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी टुडे। जो नेशन है वो विटनेस करता आज एक बहुत ही डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता चला मुझे? एक तो ये इफ से स्टार्ट है, दूसरा एक कंडीशन और फिर उसका रिजल्ट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अभी आज जो ट्रेजेक्टरी है, इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है, वो डिफरेंट होती। तो मतलब एक कंडीशन फुलफिल होता तब दूसरा रिजल्ट आता। ये जो कंडीशन है ये अगर ठीक ठाक होती तभी हम यहां तक पहुंच पाते। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशनल सेंटेंस का सवाल है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस का सवाल है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए नंबर, अब कौन सा आंसर हमें बस वो देखना है। इफ द प्राइम मिनिस्टर हैड एक्सेप्टेड, यहां पे V3 यूज किया गया, हैड प्लस V3, मतलब ये थर्ड कंडीशनल बता रहा है। द प्रपोजल लास्ट ईयर, द नेशन वुड बी विटनेसिंग अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी टुडे। अब यहां पे वुड बी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है ये सेकंड कंडीशनल है, क्योंकि यहां पे वुड लिखा हुआ था। अब एक जगह थर्ड है, एक जगह सेकंड है, चेक करेंगे होगा कि नहीं। इफ द प्राइम मिनिस्टर वर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल लास्ट ईयर, देखो वर टू प्लस V1 का इस्तेमाल ना हमेशा फर्स्ट कंडीशन में किया जाता है। जब आप फ्यूचर के किसी चीज को के बारे में बात करना चाहते हो तो वहां पे वर टू का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि इफ आई वर टू एक्सेप्ट द ऑफर, अगर मुझे ऑफर करना एक्सेप्ट करना होता इस वाले सेंस पे, तो लिखा है द प्रपोजल लास्ट ईयर द नेशन विल विटनेस। भैया विल नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा फिर, है ना? नहीं हो सकता, ये सेंस ही नहीं दे रहा। आगे, हैड द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड द प्रपोजल लास्ट ईयर, अगर प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, थर्ड कंडीशनल है, हैड से स्टार्ट है। द नेशन वुड हैव विटनेस्ड, आगे चलकर वुड हैव है प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 है। अब एकदम इमीडिएटली आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल को फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशनल ये कहता है कि इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 होगा तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होगा, तो ये आंसर होना चाहिए। आंसर तो नहीं है ये। क्यों नहीं है? पहले भी समझाया, फिर से सुनो। ये एक मिक्स्ड कंडीशनल का सवाल है। कैसे पता चलता है कि ये मिक्स्ड कंडीशनल है या नहीं है? देखो, साफ साफ आपको टाइमलाइन दी हुई है। एक जगह पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है, एक जगह पर टुडे लिखा हुआ है। मिक्स्ड कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कहीं पर पास्ट के किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वैसे केस में वहां पर हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होगा, और अगर हम कहीं पर प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर वुड प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर ये चीज आपको ध्यान है तो यहां पे नोटिस करना, लास्ट ईयर लिखा हुआ था, इसका मतलब ये पास्ट का इमेजिनेशन है। यहां पे टुडे लिखा हुआ था तो ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। अगर ऐसा है तो जहां पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है इस जगह पे हैड प्लस V3 होना चाहिए था, है। जहां पे ये टुडे लिखा हुआ है यहां पर वुड हैव प्लस V3 नहीं होना चाहिए, यहां वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ था, तो एरर नहीं है ना? मतलब एरर है ना? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन लिखना है तो ऐसे केस में वुड प्लस बेस फॉर्म होना चाहिए। यहां पे बेस फॉर्म नहीं, सेंस कंटिन्यूटी का था, इसलिए वुड प्लस बी प्लस V4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, वुड होना चाहिए, वुड है। क्या ये बात समझ पाए आप? ये मिक्स्ड कंडीशन का सवाल था, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। हैविंग स्पेंट डिकेड्स स्टडिंग द माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ आर्कटिक बर्ड्स, कि उन्होंने दशकों गुजारे हैं क्या करते हुए, जो आर्कटिक बर्ड्स हैं उनके माइग्रेटरी पैटर्न को पढ़ते हुए। द सडन शिफ्ट इन देयर नेस्टिंग बिहेवियर लेफ्ट द जूलॉजिस्ट बोथ परप्लेक्स्ड एंड अलार्म्ड, जो अचानक से शिफ्ट हुआ है उनके नेस्टिंग बिहेवियर में, उसने जो जूलॉजिस्ट थे उनको परप्लेक्स्ड और अलार्म्ड छोड़ा है। ठीक है, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज छोड़ा है, और अब वो और ज्यादा अवेयर हुए हैं। ठीक है, आई ये सवाल है डैंगलिंग पार्टिसिपल का। डैंगलिंग पार्टिसिपल क्या होता है? कहा जाता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को किसी पार्टिसिपल से स्टार्ट करें तो आपको यह बताना पड़ेगा कि यह किसको क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, या इन अदर वर्ड्स इसको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और आमतौर पर वो सब्जेक्ट कॉमा के बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा कि वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम। ये वाला गलत था। क्यों गलत था? ये बहुत रटा रटा एग्जांपल है कि यहां पे वॉकिंग जो लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट हम स्नेक को मान लेंगे अगर कॉमा के बाद स्नेक लिखा होगा, तो मीनिंग ये बनेगा कि स्नेक जो है वो वॉक कर रहा था पार्क में और स्नेक ने काट लिया। ये तो कोई सेंस ही नहीं, स्नेक वॉक कर रहा था पार्क में, तो होना क्या चाहिए था? वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक।
इससे क्या फायदा होता है कि अब ये जो ही है ये वॉकिंग के लिए आ जाता है, अब सेंस बनता है कि वो वॉक कर रहा था, उसे काट लिया गया। ये है डैंगलिंग जो पार्टिसिपल है उसका कॉन्सेप्ट। अब ये लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं 2 मिनट में तो सब कुछ बता नहीं पाऊंगा, तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बस आपको याद दिला दिया। जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार देख लेना, अपने नोट्स को रेफर करना, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां पे सर ने आपको या मैम ने पढ़ाया होगा। लिखा है हैविंग स्पेंट डेकेड्स स्टडिंग द माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ आर्कटिक बर्ड्स कॉमा द सडन शिफ्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये हैविंग के लिए सब्जेक्ट कौन है, तो आप तो तुरंत बोलोगे सडन शिफ्ट। लेकिन क्या सडन शिफ्ट ने अचानक से जो बदलाव आया है उसने दशकों गुजारे हैं पढ़ते हुए? बदलाव कोई इंसान है क्या? तो वो कैसे दशक गुजारेगा? इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, सेम देखना यहां पे भी है। आफ्टर डेकेड्स ऑफ स्टडी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स द सडन शिफ्ट इन देयर नेस्टिंग बिहेवियर। अच्छा, यहां पे तो आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। आगे आते हैं, अब देखते हैं तीनों में से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, having spent decades studying the migratory pattern of arctic birds, the zoologist was left perplexed and alarmed by the sudden shift। ये तो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। आ जाओ बी पे। आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्टडी ऑफ द माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ द आर्कटिक बर्ड्स, मतलब उन्होंने दशकों गुजारे हैं उसके बाद। एक तो ये देखो मीनिंग में चेंज कर रहा है, यहां पे लिखा हुआ था गुजारते हुए, यहां लिखा हुआ है गुजारने के बाद। गुजारने के बाद मतलब ऐसा सेंस बन रहा है कि अब शायद वो नहीं गुजार रहे। एनीवेज, द सडन शिफ्ट इन देयर नेस्टिंग बिहेवियर परप्लेक्स्ड एंड अलार्म द जूलॉजिस्ट। लेफ्ट वर्ड कहा गया, समझना। लेफ्ट परप्लेक्स्ड और परप्लेक्स्ड में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हंग्री या आई वॉज कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। एंड आई वॉज लेफ्ट हंग्री, मुझे भूखा छोड़ दिया गया। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। ये लेफ्ट वर्ड जो है ये किसी चीज को छोड़ देने के सेंस में यूज किया जाता है। यहां पे क्या लिखा हुआ था कि जो नेस्टिंग बिहेवियर है ना उसका, उसने जूलॉजिस्ट को परप्लेक्स छोड़ दिया है, अलार्म छोड़ दिया है। यहां पे है उसने परप्लेक्स किया है, अलार्म किया है, तो ये सेंटेंस के मीनिंग में चेंज कर देगा। हमें मीनिंग में चेंज नहीं करना अनलेस हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन ना हो जो इस चीज को कैरी ना करे। हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट भी लिखा हुआ था, सारी चीजें ऊपर जो लिखी है वही लिखी हुई थी, बस उसको करेक्ट करके लिखा हुआ था। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट है, तो हम बिना लेफ्ट वाले को आंसर कैसे करेंगे? मीनिंग बदल जाएगा सेंटेंस का। आगे, हैविंग स्टडीड द मैग्नेटिक पैटर्न ऑफ द आर्कटिक बर्ड्स फॉर डेकेड्स द जूलॉजिस्ट वाज परप्लेक्स। लेफ्ट कहा है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था। अगला, द न्यू पॉलिसी एम्स एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ensuring equitable access to energy and to promote investment in renewable infrastructure। लिखा है कि जो नई पॉलिसी है उसका एम यह है कि वो रिड्यूस करना चाहती है कार्बन एमिशन को, इंश्योर करना चाहती है इक्विटेबल एक्सेस और प्रमोट करना चाहती है इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एरर है क्या? पहले देख लो एरर क्या है। लिखा एम्स एट, ठीक है। अब इसमें एम्स एट के साथ आप क्या क्या चीजें यहां देख रहे हो, ध्यान देना। एम्स एट के साथ 3 जेरेंट स्ट्रक्चर लगाया गया है, रिड्यूसिंग, इंश्योरिंग एंड टू प्रमोट। तो कहा यह जा रहा था कि द न्यू पॉलिसी एम्स, ए एम्स एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, बी द न्यू पॉलिसी एम्स एट इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस, सी द न्यू पॉलिसी एम्स एट, और आगे का जो भी फॉर्म है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात मेरी समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म कहता है अगर आप 3 चीजों को ऐड कर रहे हो जो सेम नेचर के हैं तो ये सारे के सारे सेम फॉर्म में होने चाहिए। या तो हम तीनों को जेरंड रखें या तो तीनों को पार्टिसिपल रखें। अब अगर ऑप्शन पे आएंगे तो तीनों अंडरलाइन, तो पहले तीनों है नहीं, इसका मतलब जो अंडरलाइन हमें तो उसको ही सुधारना है। ये वाला जेरंड है, ये बात पक्का है। ये वाला जेरंड है, ये वाला बात पक्का है, तो यहां पे भी जेरंड यूज करना पड़ेगा। आइए ऑप्शन पे, एंड प्रमोटिंग एंड प्रमोशन नहीं हो सकता, एंड प्रमोटिंग नो इंप्रूवमेंट आंसर नहीं है। अब आ जाइए दोनों पे, ए और सी में क्या डिफरेंस है। एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू रिन्यूएबल, इनटू नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स इन होता है। आसान सवाल था। 9 नंबर पर आएंगे। The minister assured that the reforms would hardly not affect the existing employees of the department। मिनिस्टर ने अश्योर किया कि जो रिफॉर्म्स है वो हार्डली नॉट अफेक्ट। यार हार्डली और नॉट हम एक साथ कैसे लिखेंगे? डबल नेगेटिव हो जाएगा। हार्डली भी नेगेटिव कोनोटेशन का है, नॉट तो नेगेटिव है ही, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आ जाइए ऑप्शन पे। द मिनिस्टर अस्योर्ड दैट द रिफॉर्म्स वुड हार्डली अफेक्ट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। मिनिस्टर ने ये निश्चित किया कि जो रिफॉर्म्स है, जो सुधार है, वो अभी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। द मिनिस्टर अस्योर्ड दैट द रिफॉर्म्स वुड हार्डली इफेक्ट। देखो इफेक्ट और अफेक्ट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई? इफेक्ट एक नाउन का फॉर्म है और अफेक्ट एक वर्ब का फॉर्म है।
ऐसा नहीं है कि इफेक्ट वर्ब नहीं होता, लेकिन एसएससी अपने क्वेश्चंस में आज तक इसको नाउन ही मानते आई है, तो आगे भी हम नाउन ही मानेंगे। तो एसएससी के डिक्शनरी में इफेक्ट एक नाउन है, अफेक्ट एक वर्ब है। ठीक है, हमें यहां किसकी जरूरत थी? आपने लिखा है यहां पर वुड, तो जब हम वुड लिख रहे हैं तो उसके बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। और आप ऑप्शन नंबर बी में लगा क्या रहे हो? इफेक्ट, जो कि एक नाउन है। तो सही होगा क्या? नहीं होगा ना, गलत है ना। वुड हैव हार्डली अफेक्टेड, ये वुड हैव हार्डली जो है ये तो कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। क्या कहीं पे कंडीशन इफ लगा के लिखा गया था कि अगर मिनिस्टर ने ऐसा किया होता तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्टर अश्योर्ड दैट द रिफॉर्म्स वुड हार्डली अफेक्ट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, नॉट ओनली द स्टॉर्म बट ऑल्सो द इंस्यूइंग पावर आउटेज हैड पैरालाइज्ड द कोस्टल सिटी फॉर डेज टुगेदर। लिखा है कि ना ही सिर्फ स्टॉर्म, नॉट ओनली द स्टॉर्म बट ऑल्सो द इंस्यूइंग पावर आउटेज, ना ही सिर्फ स्टॉर्म बल्कि जो इंस्यूइंग पावर आउटेज था उसने पैरालाइज किया है कोस्टल सिटी को बहुत दिनों तक। ठीक है, आई देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। नॉट ओनली के बाद द स्टॉर्म लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के बाद द इंस्यूइंग पावर आउटेज लिखा हुआ है, हैड पैरालाइज, हैड के बाद V3 है, ठीक लग रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नॉट ओनली द स्टॉर्म बट ऑल्सो द इंस्यूइंग पावर आउटेज ऑल्सो हैड, यहां पे बट इस जगह पे है, ऑल्सो इस जगह पे है, नहीं हो सकता। साथ में हम प्रीफर करते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं होता, पर हम साथ में प्रीफर करते हैं। बोथ द स्टॉर्म एंड द इंस्यूइंग पावर आउटेज, ये सेंटेंस के मीनिंग को ही बदल देगा। जब नॉट ओनली वाला ऑप्शन है तो हम नॉट ओनली वाले ऑप्शन को ही जाएंगे ना। लिखा नॉट ओनली हैड द स्टॉर्म बट ऑल्सो इंस्यूइंग पावर आउटेज पैरालाइज्ड, ये तो भाई कंस्ट्रक्शन को ही खिचड़ी कर दिया इसने बिल्कुल। क्या किया इसने? यहां पे इन्वर्जन लगा दिया और आगे चल के यहां नहीं लगाया, ऐसे थोड़ी होगा। आपको इन्वर्जन अगर अप्लाई कर रहे हो तो दोनों जगह पे करो या तो कहीं मत करो। गलत है, एक ही आंसर बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट। क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाओ। अब आ गए हैं हम फिलर्स पे। ठीक है, कुछ सवाल हम फिलर्स के करेंगे। एक ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, आपको मार्क करना है। लिखा है कि अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज री-इनेक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल डैश ऑफ इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक थिएटर बाय द गवर्नमेंट। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। लिखा है कि अनदर वर्जन ऑफ द प्ले, एक और वर्जन प्ले का, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड था, वाज री-इनेक्टेड सक्सेसफुली, उसे फिर से री-इनेक्ट किया गया, मतलब उसे फिर से नाटक के तौर पर किया गया। आफ्टर द प्रोसिक्यूशन, कानूनी कार्रवाई के बावजूद, मतलब कानूनी कार्रवाई के बाद भी, एन इवेंचुअल डैश ऑफ इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक थिएटर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पब्लिक थिएटर में इस प्ले को इनेक्ट करने के लिए डैश किया है कानूनी कार्रवाई के बाद, लेकिन उसके बावजूद एक और वर्जन ऑफ द प्ले यहां पे चलाया। ठीक है, आई बहुत बढ़िया सवाल। अब क्या लिखा हुआ था? अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज इनेक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का ऐसे लिटिल मीनिंग अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है सलाह। ठीक है, ये डॉक्टर जैसे हमें रिकमेंड करता है ना, तो वो है। तो क्या लिखा हुआ था कि आफ्टर द प्रोसिक्यूशन, कानूनी कार्रवाई के बाद, और अंततः सलाह के बाद है। सलाह के बाद कैसे होगा? गलत है, इस पे आ जाइए। आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, निषेध के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जबकि सरकार ने मना किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके बावजूद एक और वर्जन का, जो प्ले का जो वर्जन था, उसे इनेक्ट किया गया। तो क्या बोला जा रहा है? अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज रीइनेक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन, और पहले तो कानूनी कार्रवाई की गई और अंततः इसे बाध्य भी किया गया, इसको मना भी किया गया इनेक्ट ऑफ द प्ले करने के लिए। तो ये वाला जो प्रोस्क्रिप्शन है, ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रोस्क्राइबिंग, देखो इवेंचुअल, अंततः एक एडजेक्टिव है, क्या लिख दिया मैंने? एंचुअल, इवेंचुअल, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसके बाद तो कोई नाउन चाहिए ना। ये एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है? अंततः क्या किया गया, तो यहां पे एक नाउन चाहिए। प्रोस्क्राइबिंग तो वर्ब है, नहीं हो सकता। स्क्रीनिंग वर्ब है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब देखो नए वोकैब आए हैं तो मैंने अलग से लगा दिया। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? नियम। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? निषेध। प्रोस्क्राइबिंग प्रतिबंध लगाना, वर्ब है। स्क्रीनिंग किसी चीज की या तो प्रदर्शन या तो छटाई, इस सेंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके जो भी नया वर्ड मिले उसका नोट्स बना लेना। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करोगे? ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्यूइंग पे मिल जाएगा। क्यूइंग ऐप इंस्टॉल करना, उसमें आप देखना एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है,
ठीक है, वहां पे मैं मार्क्स बूस्टर 25 के नाम से एक वो बना दूंगा, एक कॉलम बना दूंगा। उस कॉलम में आपको डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जितने भी वीडियोस आएंगे मार्क्स बूस्टर के, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी पीडीएफ है, प्रॉब्लम बोल रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड करके और वहां से आप नोट्स बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है ये। रवि याद करता है उस साल को when there was, जब क्या था, there was a dash flood, a dash flood। अच्छा, फ्लड का मतलब बाढ़ है, होता है, पता है ना आपको, ये एक नाउन है। अगर ये एक नाउन है तो हम इसके पहले क्या लिखेंगे कि ये फ्लड कैसा था, हम यही लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे अ लिखा हुआ है। तो तो इस फ्लड के लिए आ रहा है, बीच में हम वर्ब डाल देंगे क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, अ के बाद वर्ब नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है यहां पे हमें कोई एक ऐसा वर्ड डालना है जो फ्लड को जस्टिफाई करे। इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर एन एडजेक्टिव। हम क्या लिखेंगे, अ बैड फ्लड, अ डेंजरस फ्लड, ऐसे करके लिखना चाहते हैं ना हम। तो क्या लिखा था, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड। आई ऑप्शन पे, देयर वाज अ रेवेज फ्लड, डिवास्टेटिंग फ्लड, सैल्यूब्रियस फ्लड, एमेलियोरेटिव फ्लड। लिखा है रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ रेवेज फ्लड। रेवेज क्या होता है भैया, रेवेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो तबाही मचा दे। ठीक है, मतलब ये या तो एक नाउन होगा, या तो तबाही मचाने को भी हम रेवेज कहते हैं, तो ये एक वर्ब भी हो सकता है। तो रेवेज या तो नाउन होता है या तो वर्ब होता है, या तो तबाही होता है या तो तबाही मचाना होता है। हमें क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आगे, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डिवास्टेटिंग फ्लड। व्हेन देयर वाज अ डिवास्टेटिंग फ्लड, एक बहुत ही ज्यादा विनाशकारी फ्लड था, हो सकता है आंसर। अगला, व्हेन देयर वाज अ सैल्यूब्रियस फ्लड। सैल्यूब्रियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपका मूड अच्छा कर दे, जिसे हम प्लेजेंट कहते हैं, अच्छी चीज। ठीक है, अरे यार एक बात बताओ, हम एक प्लेजेंट, कैसे, क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? तो हम ये कहना चाहते हैं क्या कि रवि को याद आता है वो बाढ़ जो कितना बेहतरीन बाढ़ था। भैया बाढ़ बेहतरीन कैसे होगा, गलत है। एमिलियोरेटिव मतलब होता है सुधार लाने वाला, ऐसी कोई चीज जो कि आपने सुधार लेकर आए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रवि रिमेंबर्स देयर व्हेन देयर वाज अ एमिलियोरेटिव फ्लड। रवि उस साल को याद करता है जिसमें एक सुधार लाने वाला फ्लड था। फ्लड सुधार लाने वाला कैसे होगा, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से, रेवेज नाउन है, वर्ब है, मतलब होता है तबाही मचाना। डिवास्टेटिंग मतलब होता है तबाही। सेल्यूब्रियस मतलब होता है सुखद, प्लेजेंट। एमिलियोरेटिव मतलब होता है इंटेंडेड टू मेक समथिंग बेटर, सुधार लाने वाला। फिर से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 3 ब्लैंक है, एक ही सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, लिखा हुआ, आवर कोर्ट्स मस्ट एंड्योर दैट दे डैश टू डैश द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द डैश ऑफ लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। जो मोटा मोटा हमें समझ में आ रहा है कि हमारे कोर्ट ने यह निश्चित किया है कि वो डैश करें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अगेंस्ट किसके खिलाफ में, डैश लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। अब ऐसे क्वेश्चंस ना आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन आप सोचो कि एक एक करके अगर हम ऑप्शन फिट करने को गए और अगर हमें एक भी वर्ड का मतलब नहीं पता तो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। तो इसी वजह से ना हमेशा कहता हूं कि जो भी चीज पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो। अगर हम लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ऐसे केस में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। आइए मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। आवर कोर्ट्स मस्ट इंश्योर दैट, कंजंक्शन है, यहां से नया क्लॉज स्टार्ट हुआ, दे डैश। अच्छा, दे क्या था, यहां पे सब्जेक्ट था। क्या यह पॉसिबल है कि हम इसके बाद कोई नाउन लगा दें? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दे पीपल, दे टीचर? नहीं ना। हम ये लिख सकते हैं क्या कि दे टीच या दे कॉल? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या यहां पे नाउन होगा? नहीं। क्या यहां पे वर्ब होगा? हो सकता है। तो हमें कोई सब्जेक्ट मिल चुका है, राइट, हमें कोई सब्जेक्ट मिल चुका है, हमें इसके बाद तो वर्ब ही चाहिए होगा। आओ ऑप्शन पे। डाइवर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को विभिन्न दिशाओं में भटकाना, वर्ब है, हाँ जी वर्ब है। दे कंटिन्यू, वर्ब है। दे परसुइंग, परसुइंग देखो इसमें आईएनजी लगा हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं आई टीचिंग? नहीं कह सकते ना। आप बोलोगे आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, कुछ भी, तो डायरेक्टली तो आईएनजी नहीं आ सकता, गलत है। प्रेजेंस नाउन है। कैसे पता चला मुझे? अभी तो समझाया था वीडियो की शुरुआत में, हिज लगा लो, हिज प्रेजेंस, माई प्रेजेंस, योर प्रेजेंस लगा सकते हैं ना। इसका मतलब ये तो नाउन है, हमें नाउन तो चाहिए नहीं। दो ऑप्शन बहुत इजीली कट गया, दो ऑप्शन बहुत इजीली कट गया। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि आवर कोर्ट्स मस्ट इंश्योर दैट दे डाइवर्ज टू इन्फ्लुएंस द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द प्रेफरेंस ऑफ लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स। मुझे जरा हिंदी बता दो इसका, कोई मीनिंग बना?
में हमारा ये जो कोट है ये इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि दे डाइवर्ज, की वो अलग अलग दिशाओं में लेके जाए टू इन्फ्लुएंस करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अलग अलग दिशाओं में लेके जाए। क्या सेंस है? बी नंबर पढ़ के देखो। आवर कोर्ट्स मस्ट इंश्योर दैट, हमारे कोर्ट ये इंश्योर करते हैं कि दे कंटिन्यू टू रिमेन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द डेप्रिवेशन ऑफ द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। हमारे कोर्ट्स ये निश्चित करते हैं कि वो कंटिन्यू करें, क्या कंटिन्यू करें, कि वो हमेशा उनके खिलाफ सबसे पहले खड़े हों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े हों। किन के खिलाफ? जो के लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स को डिप्राइव कर रहा है, जो वंचित रखता है जो सिटीजन्स हैं उनको उनकी आजादी से, उनके खिलाफ ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने। बिल्कुल सही सीक्वेंस बना। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। लिखा है कि while dash between the government officials is a regular exercise, there is another dash dimension to the growth of bilateral dash। लिखा है कि जबकि डैश गवर्नमेंट इंप्लॉइज के बीच में एक रेगुलर एक्सरसाइज है, एक और डैश है डायमेंशन जो कि बायलैटरल ग्रोथ में डैश करता है। तो क्या लिखा हुआ? while between गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये जो इज आ रहा था, जो समझाने की कोशिश करो बताना, ये इज का वर्ब कहां है, सॉरी सब्जेक्ट कहां है? ये तो हमारे लिए वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब है। ये अगर हमारे लिए लिंकिंग वर्ब है तो इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तो होना चाहिए। इसका मतलब जो वर्ड हम यहां पे मिस कर रहे हैं, ये वाला वर्ड एक सब्जेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने क्या बोला फिर से सुनो। अगर मैं स्कैन कर रहा हूं केवल पहले लाइन को, तो पहले लाइन में आपको दिख रहा होगा कि बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिटवीन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये इज का सब्जेक्ट कहां है? इसका मतलब जरूर ये ब्लैंक में जो रहा होगा वो सब्जेक्ट रहा होगा, और सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहां पे नाउन होना चाहिए। आई, टेम्पर एक नाउन है, टेम्पर मतलब गुस्सा होता है, लगा लो, हिज टेम्पर, माई टेम्पर, योर टेम्पर होता है। रिक्वायर, रिक्वायरमेंट नाउन होता है, वाइल रिक्वायर, रिक्वायर तो वर्ब है, तो ये नहीं हो सकता। असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट एक नाउन होता है। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन भी एक नाउन होता है। एक ऑप्शन हमने यहां से काट दिया, आगे बढ़ेंगे। लिखा कि इज अ रेगुलर एक्सरसाइज, देयर इज अनदर डैश डायमेंशन, देयर इज अनदर, लिख रहा हूं मैं यहां पर, देयर इज अनदर डैश डायमेंशन, एक और इसका डायमेंशन है, एक और इसमें दिशा है। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? डिटर्मिनर है। बीच में क्या लिखा हुआ था कि अनदर डैश डायमेंशन, एक और डैश डायमेंशन है। अच्छा, क्या डायमेंशन है? मैं बोलूं गुड डायमेंशन, बैड डायमेंशन, हम लगा सकते हैं ना, मैं जहां ले जाने की कोशिश करूं वहां जाना। इसका मतलब ये है यहां पे हम जो भी वर्ड भरने वाले हैं, ये बीच के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा कि नहीं करेगा? ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बीच में एडजेक्टिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आई ऑप्शन पे लिखा है देयर इज अनदर अपीयर डायमेंशन, अपीयर एक वर्ब होता है, गलत है। देयर इज अनदर रिमेन्स डायमेंशन, रिमेन्स एक वर्ब होता है, गलत है। देयर इज अनदर सिग्निफिकेंट डायमेंशन, आंसर होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन है बायलैटरल रिलेशंस के ग्रोथ में। क्लियर है? समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। लिखा है इन मणिपुर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू डैश अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म इज खांगजोम पर्व। लिखा है कि मणिपुर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क है, जो कंटिन्यू कर रहा है, एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म दे रहा है, खोंजोंग, वो है खोंजोंग पर्व। ठीक है, क्या कर रहा है? इंस्टिल कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल्स कर रहा है, इंस्टॉल्ड कर रहा है। तो यहां टू लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं टू के बाद हमेशा V1 होता है, तो ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक है इंस्टिल और एक है इंस्टॉल। क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज को, किसी प्रोडक्ट वगैरह को, किसी मशीन को कहीं पे कनेक्ट करते हो, उसको बिठाते हो, तो उसको इंस्टॉल कहा जाता है। लेकिन जब हम किसी फीलिंग की बात करते हैं कि मेरे अंदर ये फीलिंग जागी है, मेरे अंदर ये फीलिंग है, तो उसे इंस्टिल कहा जाता है। इसका मतलब हम तो पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे थे, देशभक्ति की बात कर रहे थे, तो इंस्टॉल नहीं होगा, क्या होगा? इंस्टिल होगा। क्लियर है? सिंपल सवाल था, आगे बढ़ेंगे। Women's autobiographies in the post-independence period can be seen as dash of their literary interest। लिखा हुआ है जो महिलाओं की जो ऑटोबायोग्राफी है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, आजादी के बाद जो महिलाओं ने लिखी है अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसे देखा जा सकता है कि कैन बी सीन एज डैश ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट, कि वो उनके लिटरेरी इंटरेस्ट का डैश है। क्या है? सीन एज सबसिस्टेंस ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीविका, जीविका समझते हो? जीवनोपार्जन मतलब जीवन बिताना, जीवन चलाना, उसको हम लोग जीविका कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है कि वुमेन ऑटोबायोग्राफी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में उसे एक जीविका की तरह देखा जा सकता है लिटरल इंटरेस्ट के? नहीं, सेंस नहीं है।
इंसिस्टेंस, उसे जोर की तरह देखा जा सकता है लिटरेरी इंटरेस्ट के, सेंस नहीं है। उसे एविडेंस की तरह देखा जा सकता है, उसे सबूत की तरह देखा जा सकता है एक लिटरेरी इंटरेस्ट के, ये हो सकता है। डिपेंडेंस, निर्भरता के तौर पर देखा जा सकता है, नहीं, उनके सबूत की तरह देखा जा सकता है कि उनको लिटरेचर में कितना इंटरेस्ट था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो, ये मैंने नए तरीके का सवाल ऐड किया है, क्योंकि जिस हिसाब से प्री में नए तरीके के सवाल इंट्रोड्यूस हुए थे, चांसेस हैं कि ये वाले इस तरह के सवाल भी आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना कि अरे सर ये वाला तो आज तक नहीं पूछा। ए पूछ सकता है, बी कुछ भी है तो ग्रामर ही ना। आपको प्रैक्टिस करना, मैं एरर के फॉर्म में करवाऊं या इस फॉर्म में करवाऊं, क्या फर्क पड़ता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, ग्रामर के रूल्स यहां भी लगेंगे। क्या है पूरा सवाल, मैं समझा देता हूं। 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं यहां पर, 2 सेंटेंस में 4 वर्ड्स हाईलाइटेड है, ठीक है। हो सकता है कि ये वर्ड्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि ये वर्ड्स अपनी जगह पे ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो आपको बोला जाता है कि आप इसको आपस में रिप्लेस करिए। जैसे आप ऑप्शन देख रहे होगे, ए को सी के साथ रिप्लेस करिए, बी को डी के साथ रिप्लेस करिए, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, ऐसे करके रिप्लेस करिए और ये पता करिए कि क्या फिर सेंस बनता है। जिसका मतलब है कि जो लिखा है उसमें अगर कोई गलती है तो आपको चारों ऑप्शन को आपस में सफल करके उसके बाद आंसर बनाने की कोशिश करनी है, जो चीज सही है उसको दिखाने की कोशिश करनी है। समझ में आ गया आपको तरीका? आइए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ स्मूथ एंड इनइक्वालिटी रोल आउट ऑफ द वैक्सीन, एक स्मूथ और इनइक्वालिटी रोल आउट जो हुआ था वैक्सीन का विथ द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन टू अचीव स्केल, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर यह किया गया था ताकि स्केल मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैल सके। इज एन इंपेरेटिव, और ये बहुत जरूरी है, टू हेल्प इंडिया नेविगेट द बम्स अहेड मोर डेफ्टली, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया के लिए, कि इंडिया आगे आने वाली जो परेशानियां हैं उससे बहुत स्किलफुली उसको क्रॉस कर पाए। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली। मीनिंग समझ में आया इसका? आगे बढ़ेंगे। डेमोक्रेसी डिमांड्स इन्फॉर्म्ड डिबेट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्सपीडिशियस। लिखा है डेमोक्रेसी जो है वो डिमांड करता है कि आपस में बहस हो, लेकिन इन्फॉर्म्ड बहस हो, खास करके जब ये इकोनॉमिक एक्सपीडिशियस के बारे में बात करता है, विच हैज बीन एडमिटेडली ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन इंडिया, जो बहुत तेजी से इंडिया में फैल रहा है। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है किसी चीज का बहुत फास्ट ग्रो करना। आइए, हिंदी हमने समझ लिया, अब ये देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। पहले देखो गलती क्या है। लिखा है अ स्मूथ एंड इनइक्वालिटी रोल आउट। रोल आउट के लिए 2 एडजेक्टिव्स यूज किए गए थे। एक बोला गया था कि स्मूथ रोल आउट हुआ। रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, स्कीम को फैलाना, वैक्सीन को फैलाना, उसको रोल आउट कहते हैं। तो एक तो ये रोल आउट बहुत स्मूथ था, और दूसरा ये रोल आउट बहुत इनइक्वालिटी था। इनइक्वालिटी कैसे होगा? इनइक्वालिटी तो नाउन होता है ना? इनइक्वालिटी तो नाउन होता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो इनइक्वालिटी यूज किया गया है ये गलत है, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए था। इसका मतलब यह है कि ए अपनी जगह पे सही नहीं है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ए अपनी जगह पे सही नहीं है। अब बेवकूफी करेंगे हम लोग अगर हम लोग इसको एक एक करके फिलअप करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन तो दिया है ना, तो ऑप्शन से बनाइए ना। लिखा है कि ए गलत है, इसका मतलब यह है कि जिस ऑप्शन में ए को सब्सटीट्यूट किया होगा वही आंसर हो सकता है। यहां आपको दिख रहा है बी को सब्सटीट्यूट किया गया है, ए है ही नहीं। बी और डी को आपस में बोला गया चेंज करने के लिए, इसका मतलब ये वाला गलत होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ए को किसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं? यहां लिखा हुआ था एक्सपोनेंशियली, ये तो एक एडवर्ब है। एक्सपोनेंशियल के आगे एलवाई लगाया गया है, तो क्या हम ए को डी के साथ रिप्लेस करें? यहां देखना एडी लिखा हुआ था, क्या हम ए को डी के साथ रिप्लेस करें? हमें यहां एडजेक्टिव चाहिए, हमें एडवर्ब मिल रहा है ना, कि कैसे ग्रो कर रहा है उस बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब ए को डी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आंसर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन एलिमिनेशन से ये नहीं बनेगा? बोलो मजा आया कि नहीं आया? अब भाई देखो, अगर आपको मजा आ रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में, तो आपको अपने एंड पे, चूंकि मैं अपना काम अपने एंड पे बहुत ऑनेस्टी से कर रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने एंड पे, रिक्वेस्ट है आपसे, वो काम करो जो जिससे चैनल का ग्रोथ हो। ठीक है? क्या करना है? सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। दूसरा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप वीडियोस पहली बार देख रहे हो, पहले कभी चैनल आपने विजिट नहीं किया, या फिर आप देखते हमेशा और सब्सक्राइब नहीं किया, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, पर मेरा जरूर फायदा हो जाएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप में, लाइब्रेरी में शेयर जरूर कर देना। देखो क्या होता है कि जब रिस्पॉन्स हमें सामने से अच्छा मिलता है तो हमें ये मोटिवेशन आता है कि हम ऐसा और काम करें। अब मेरे लिए कितना ईजी था, आप मेरी जगह पे रह के सोचो, मेरे लिए कितना ईजी था कि मैं इन सारे क्वेश्चंस की जगह पे जो नॉर्मल प्रीवियस ईयर सवाल है वो उठा के डाल दूं और मैं ये बोल दूं कि मेंस लेवल का सवाल है, क्योंकि विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन 90% टीचर्स यही करते हैं। ठीक है?
कि यूट्यूब पे जो भी कंटेंट वो दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो अपने कंफर्ट जोन में या स्टूडेंट के कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहे हैं। मैं पागल नहीं हूं कि मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूं आपके लिए और ये सारे पैटर्न के सवाल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पैटर्न का सवाल ना बहुत कम लोगों को पता है कि एग्जाम में कभी पूछा भी है, पर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो उसके पैरेलल एग्जाम्स हैं, बैंकिंग एग्जाम्स, एनडीए एग्जाम्स, सीडीएस एग्जाम्स या फिर और भी डिफेंस के एयरफोर्स के एग्जाम्स, उसमें ऐसे सवाल आ चुके हैं। तो हो सकता है एसएससी में भी आ जाए, इसीलिए मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ। तो मैं जब ये सारी चीजें आपके लिए नया नया निकाल के ला रहा हूँ, नए नए कॉम्प्रिहेंशंस निकाल के ला रहा हूँ, हमेशा नए पैटर्न पे ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आप अपने एंड से थोड़ा हेल्प करोगे मेरी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम का। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि ये मेरी मेहनत काम आई और मैं और मेहनत शायद कर पाऊंगा। ठीक है, तो यार इसमें कंजूसी मत करना, इसमें फिर ये मत करना कि सर शेयर कर देंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, शेयर कर देंगे तो बाकियों को पता चल जाएगा, वो ऐसे भी पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इतने अच्छे हैं कि बिना किसी मतलब के मेरे वीडियोस को प्रमोट कर देते हैं, जो बिना किसी मतलब के बता देते हैं लोगों को कि ये देख लो एक बार, इंग्लिश का अच्छा है। बहुत सारे कमेंट्स आप देखना कि ये टीचर ने मुझे भेजा है, बता देते हैं लोग। तो पता तो ऐसे भी चल जाता है ना, पंडित जैसे प्लेटफॉर्म खुद ब खुद बता देते हैं। मेरा मेरा कुछ लेना देना नहीं था पंडित से जब उन्होंने मुझे प्रमोट किया था, और आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यार ऐसे प्लेटफॉर्म से खुद ही लोगों को पता चल जाता है। तो ये लॉजिक से मत करना कि सर सबको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा यार। लगभग 90,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो पता तो चल ही रहा है लोगों को ना। पर आप अगर थोड़ा हेल्प करोगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, आओ अगले सवाल को करते हैं। लिखा है कि पब्लिक पोजेशन ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैन नॉट बी वैल्यूएबल्स। कोई मीनिंग नहीं बना, मुझे तो कुछ मीनिंग समझ नहीं आया। पब्लिक पोजेशन मतलब जो पब्लिक का पोजेशन है, अधिकार है कोविड 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, कोविड एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अधिकार कैसे होगा? कैन नॉट बी वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स वो कीमती नहीं हो सकते, कोई सेंस नहीं बना भाई। इसका मतलब ये दोनों तो गलत है। सेकंड में लिखा है दोज हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोरेज, मतलब जिनके पास स्टोरेज को लेकर इंफॉर्मेशन है, कंप्लायंस और मूवमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश और ज्वेलरी। कंप्लायंस मतलब होता है नियम मानना, नियम मानना और मूवमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ कैश और ज्वेलरी का, और अदर डाइल्यूटेड कैन पास इट ऑन द कंट्रोल रूम, या फिर और डाइल्यूटेड का वो पास कर सकते हैं। इसका भी ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि अब तो ये बात पक्की है कि जो चीजें लिखी है वो गलत है। इसका मतलब चारों चेंज होगा। ठीक है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, तो इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, किसको किसके साथ हमें रिप्लेस करना है। तो मीनिंग पे आ जाते हैं। लिखा है कि पब्लिक पोजेशन ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये तो नहीं है, बिठा के देखते हैं। पब्लिक सी और डी से रिप्लेस किया है। पब्लिक कंप्लायंस ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो पब्लिक का जो कंप्लायंस है, मतलब पब्लिक जो नियम कानून मान रही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, उसे डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, मतलब उसके नियम कानून में कोई कमी नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक लग रहा है जब हमने किसको रिप्लेस किया, ए को सी के साथ और बी को डी के साथ। अच्छा, अब हम रिप्लेस करके देखते हैं इसको भी। दोज हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोरेज, पोजेशन, ए को सी के साथ रिप्लेस किया है, और मूवमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, जिनके पास इंफॉर्मेशन है स्टोरेज, पोजेशन या मूवमेंट का, अगर कैश और ज्वेलरी जा रहा है, और अदर वैल्यूएबल्स और अदर कीमती चीज। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए का रिप्लेसमेंट सी है और बी का रिप्लेसमेंट डी है। समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। COVID-19 patients have to get a certificate from sanitation officers to cast postal ballot before submitting it to the returning officers। लिखा है COVID-19 पेशेंट्स जो है उनको एक सर्टिफिकेट लेना है, टू गेट अ सर्टिफिकेट। किससे सर्टिफिकेट लेना है? सैनिटेशन ऑफिसर से। किसके पहले? टू कास्ट पोस्टल बैलेट, जो वो पोस्टल बैलेट इलेक्शन में जो चलता है ना, वो पोस्टल बैलेट को कास्ट करने से पहले, बिफोर सबमिटिंग इट, सबमिटिंग यहां पे जेरेंड का काम कर रहा है। क्या आपको वो वाली बात मेरी याद आई कि प्रीपोजिशन के बाद अगर हमने कोई वर्ब लिखा तो ये वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म बिल्कुल जस्टिफाइड है, आईएनजी वाला फॉर्म बिल्कुल जस्टिफाइड है। सबमिटिंग इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर्स, लिखा है बिफोर सबमिटिंग इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर्स। भाई साहब, अगर यहाँ पर आपने सबमिटिंग लिखा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये सर्टिफिकेट भी ठीक लग रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। द फिल इन एप्लीकेशन फॉर द पोस्टल बैलेट विल बी रिसीव, जो फिल इन एप्लीकेशन है पोस्टल बैलेट के लिए उसे रिसीव किया जाएगा फ्रॉम द वोटर्स बाय अ मोबाइल टीम। एक मोबाइल टीम आएगी, ठीक है, जो कि रिसीव करेगी आफ्टर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज फाइनलाइज्ड, जब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को फाइनलाइज कर दिया जाए इन ईच ऑफ द 16 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो 16 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है उनमें जब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इसका भी बिल्कुल सही मतलब बना, इसका भी बिल्कुल सही मतलब बना। कहीं कोई करेक्शन की जरूरत है? नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 20 पर आए। अब देखो 20 खत्म करने के बाद आप मुझे बताओगे ए आपने कितने करेक्ट किए, ठीक है। बी, ऐसे नए क्वेश्चंस जो मैंने ऐड किए हैं, क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं ऐड करता रहूं?
आगे जैसे मेरे प्लान्स है कि मैं होमोनिम्स भी ऐड करूंगा, या जो मैंने 3 ब्लैंक वाले जो अभी आपको दिखाए फिलर्स, उनको और ज़्यादा ऐड करूंगा, 2 ब्लैंक वाले फिलर्स ऐड करूंगा। तो ऐसे वैरायटी ऑफ सवाल आपको देखने हैं, या जो कन्वेंशनल सवाल प्री के टाइम पे आपको पढ़ाया गया था जिसमें एरर है, इंप्रूवमेंट है, उसी तक हमें स्टिक रहना है। ठीक है, तो जैसा आपका नेविगेशन होगा मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। कमेंट में जरूर बता देना कि आगे ऐसे नए नए सवाल और देखने हैं क्या आपको। ठीक है, साथ ही साथ में 20 में कितना करेक्ट किया ये भी जरूर बताना, ताकि मुझे ये पता चले कि डिफिकल्टी लेवल क्या रखनी है। लिखा है द सिटी पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स रिमूव फोकस फ्रॉम मैंडेटिंग। लिखा है कि जो सिटी पुलिस है ट्रेडर्स की मदद से उन्होंने रिमूव किया, क्या रिमूव किया? फोकस को रिमूव किया। कोई सेंस नहीं बन रहा, पुलिस ने ट्रेडर्स की मदद से फोकस को रिमूव किया। फोकस को क्यों रिमूव करेंगे? फ्रॉम मैंडेटिंग। ठीक है, अच्छा फ्रॉम के बाद जेरेंट तो सही है, लेकिन मैंडेट का मतलब होता है किसी को आदेश देना। कोई सेंस नहीं बना इस सेंटेंस का। आगे बढ़ते हैं। सेवरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हैव रूल्स पेवमेंट्स दैट, पेवमेंट मतलब रास्ता होता है, तो क्या लिखा है? कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया में उनके रास्ते बने, नहीं सेंस नहीं है। दैट कैंपसेस टू बी ए पॉलिटिकल स्पेसेस, कि उनका ये रास्ता बना है कि जो कैंपसेस हैं उनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वेयर स्टूडेंट्स शुड इंक्रोचमेंट्स ऑन स्टडीज, जहां पे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इंक्रोचमेंट करना चाहिए स्टडीज पे। इंक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण, देखा है ना, रास्ते पर लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, उसको इंक्रोचमेंट कहा जाता है। कोई सेंस नहीं बना इस सेंटेंस का, दोनों बड़ा बेतुका सेंटेंस लग रहा है। इसका मतलब गलत तो है भाई। अब किसको किससे रिप्लेस करेंगे, क्या आंसर होगा, हमें बस वो चेक करना है। लिखा है द सिटी पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स रिमूव फोकस, ए वाला गलत है, तो ऐसा ऑप्शन मार्क करो जिसमें ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है। ठीक है, आगे फ्रॉम मैंडेटिंग, इसका भी कोई सेंस नहीं बना था, तो बी भी गलत है। आ जाओ, इसमें केवल ए ऑप्शन में था, इसमें दोनों में बी ऑप्शन में। अब बी या डी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अच्छा सिटी पुलिस ट्रेडर्स की मदद से क्या करेगा? वो अतिक्रमण को हटाएगा, वो इंक्रोचमेंट को हटाएगा। कहां से हटाएगा? रास्तों से हटाएगा। इसका मतलब यहां पर डी होना चाहिए था और यहां पर सी होना चाहिए था। स्टूडेंट्स को क्या कहा गया? मैंडेट किया गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज क्या करेंगे? आदेश देंगे। इसका मतलब यहां पे बी होना चाहिए। और क्या बोला गया कि आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे कैंपस में, आप केवल फोकस करोगे पढ़ाई पे, तो यहां पे फोकस होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। जिसका मतलब यह है डी का ए के साथ चेंज, या ए का डी के साथ जो बोल लो, और बी का सी के साथ या सी का बी के साथ जो बोल लो, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा, और बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो आपकी रिवीजन हुई इस सेशन से। मुझे ऐसा महसूस होता है पर्सनली कि अगर कोई बच्चा ये 16 वीडियोस जो मैं डालने वाला हूं, अगर वो ईमानदारी से वो 16 वीडियोस फॉलो कर ले, तो उसको मेंस में कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरप्राइज नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल को देख के आपको नहीं लगेगा कि अरे ये नया है, या ये रूल मैंने नहीं पढ़ा, या इस तरह का कॉम्प्रिहेंशन मैंने नहीं किया था, ये एकदम हाई लेवल है। आपको ऐसा नहीं फील होगा। बाकी आप कमेंट में बताना सेशन कैसा लगा, कितने मार्क्स आए, और आगे कैसे वीडियोस चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।